एक इंसान के लिए वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स क्या होती है? जब आपको बहुत ज़ोर से टॉयलेट जाना हो और आपको वो करने को मिल जाता है। तो टॉयलेट में, बाथरूम में इंसान अपनी ज़िंदगी का एक बहुत सिग्निफिकेंट समय बिताता है। तो ये सोच के हैरानी नहीं होती कि पूरे मानव के इतिहास में ऐसे बहुत बार हुआ है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और इंपॉर्टेंट इवेंट्स टॉयलेट या बाथरूम के अंदर हुए हैं। ऐसे ही कुछ रियल घटनाओं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नंबर 1, कहानी शुरू होती है साल 1915 से। ये वो टाइम था जब एक ऑस्ट्रेलियन आदमी जिसका नाम था विलियम ब्रैग, वो वेस्टर्न फ्रंट पे पोस्टेड था। ये एलाइज की साइड पे लड़ रहा था और ये इस समय फ्लैंडर्स के एरिया में था। अब कमाल की बात ये थी कि अभी कुछ टाइम पहले विलियम ब्रैग को एक लेटर मिला था। लेटर था उसके फादर का और उस लेटर में उसने लिखा था कि बेटा, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मिलके एक फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ये कितनी बड़ी बात थी। उनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन दोनों ने मिलके एक्सरे से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी और ये डिस्कवरी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 यानी 1914 के पहले की थी। और उस समय के सरकारों के रूल ऐसे थे कि आपको नोबेल प्राइज भी मिला पर फिर भी आपको लड़ाई पे तो जाना है। तो इसीलिए फिर 1915 में विलियम ब्रैग यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे था। अब जहां पे विलियम ब्रैग पोस्टेड था वहां उसका काम यह था कि उसको मैप्स को स्टडी करना है और उसको पता लगाना है कि जर्मन आर्टिलरी गन्स कहां कहां पे रखी हैं। उस टाइम पे अगर आपको अपने दुश्मनों की गन्स का पता लगाना है, उनकी आर्टिलरी की पोजीशन का पता लगाना है, तो आपके पास बस एक तरीका था, बहुत सारे माइक्रोफोन्स यूज करो और वो जो साउंड निकल रहा है उस आर्टिलरी गन के फायर होने की वजह से, उस साउंड को आप किसी तरह से कैच करो और वैसे ही आप आइडिया लगाओ कि गन्स कहां पे होंगी। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो छोटी फील्ड गन्स होती हैं उनकी आवाज तो बहुत लाउड होती है, पर जो बहुत बड़ी बड़ी आर्टिलरी पीसेस होते हैं, जब वो फायर होते हैं तो उनसे जो आवाज निकलती है वो बहुत कम साउंड की होती है। हालांकि एनर्जी तो बहुत निकलती है, पर जो आवाज निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि वो इंसानों को सुनाई नहीं देती। उसी को इंफ्रा साउंड कहते हैं। जर्मनी के पास ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स थी कि जब वो फायर करती थी तो बहुत एनर्जी निकलती थी, पर जो आवाज थी वो सिर्फ 10-12 हर्ट्ज की थी। अब इस आवाज को सुनने के लिए उनके जो माइक्रोफोन्स थे एलाइज के, वो काम नहीं करते थे। तो इस सब के दौरान अपना विलियम ब्रैग जो है वो एक छोटे से रूम में था, वहीं पे उसकी ड्यूटी लगी थी और वो रूम, उसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, बस एक दरवाजा था। अब अगर वो दरवाजा बंद हो जाए तो उस पूरे रूम के साथ बाहर की दुनिया का बस एक कनेक्शन था। उस रूम का जो बाथरूम था, उसकी टॉयलेट सीट की जो पाइप थी वो बाहर गई हुई थी, बस एक वही कनेक्शन था। तो एक बार अगर आप उस रूम के अंदर चले गए, आपने दरवाजा बंद कर दिया, तो आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हो। एक बार ऐसे ही हुआ कि विलियम जाके अपना बाथरूम में अपना काम निपटा रहे थे और बाजू में एक ब्रिटिश गन थी, उसने फायर किया। अब जब उसने फायर किया तो आवाज तो बहुत हल्की सी आई, पर जो सीट पे बैठा था विलियम, वो अपनी सीट से थोड़ा उछल गया। अब ये देख के विलियम ब्रैग ने एहसास किया कि मैं इतने दिनों से यहां बैठा हूं और कितने बार ऐसा हुआ है कि हमने वो गन फायर किया, पर फिर भी उसकी आवाज बहुत हल्की सी आती है, पर एनर्जी इतनी है कि वो सीट से उछल गया। तो भाई उस एनर्जी को मेजर करने का कोई तरीका बनाना पड़ेगा। तो फिर विलियम ने वहीं से एक एम्यूनिशन बॉक्स उठाया लकड़ी का और उस पर एक पतला सा प्लैटिनम वायर लगाया और इसके थ्रू वो अब ये जो एनर्जी आ रही थी उसको मेजर करने लगे। फिर इसी चीज को उसने डेमोन्स्ट्रेट किया अपने सीनियर ऑफिसर्स को साल 1917 में और कैम्ब्राई की लड़ाई में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। इसको कहते थे साउंड रेंजिंग, क्योंकि आप साउंड को यूज करके आर्टिलरी गन्स की पोजीशंस का पता लगा रहे थे। तो जब सीनियर मिलिट्री लीडरशिप ने देखा कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कर रही है, तो उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया और फिर 1918 में बैटल ऑफ द आमियास में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था और बहुत फायदा हुआ था एलाइज को, क्योंकि वो पता लगा पा रहे थे कि 150-200 फीट की रेंज में कोई भी जर्मन आर्टिलरी गन है तो उसको ये टेक्नोलॉजी पकड़ ले रही थी। तो इस तरह से विलियम ब्रैग ने इस साउंड रेंजिंग टेक्निक का आविष्कार तब किया जब वो एक टॉयलेट सीट पे बैठ के अपना काम कर रहे थे। नंबर 2, ये बात है साल 1760 की। उस समय ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज द सेकंड। अब ऐसा कहा जाता है कि साल 1760 में जब अक्टूबर के महीने में हल्की हल्की ठंडी शुरू हो गई थी, तो एक दिन किंग जॉर्ज को हॉट चॉकलेट खाने का मन किया। तो उनके लिए वो स्पेशल हॉट चॉकलेट बना के लाई गई और जब उनको खाया उन्होंने, उनको बहुत टेस्टी लगा। पर उसके बाद उनको बाथरूम जाना पड़ा नंबर 2 करने के लिए। और जब वो वहां पे गए तो बाहर कुछ देर के बाद जो बाहर सेवक खड़े थे, उन्होंने बहुत जोर से धड़ाम से आवाज सुनी बाथरूम से। तो उनको लगा बाथरूम से इस तरह की आवाजें तो नहीं आती हैं। जब अंदर भाग के गए तो देखा कि भाई किंग तो साइड में गिरे हुए हैं और फिर उनको तुरंत उठा के बाहर लेके आए। उनको जब चेक किया गया तो पता चला कि उन्होंने अंदर बैठ के इतना दम लगा दिया था कि उनके शरीर की एक खून की नस फट गई थी।
और इस वजह से उनकी मौत हो गई। जिस कारण से उनकी मौत हुई थी उसका टेक्निकल मेडिकल नाम है एन्यूरेटिक एन्यूरिज्म। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रिटेन ने अपने एक राजा को इसलिए गवाया क्योंकि वो बाथरूम में बहुत दम लगा रहे थे। हालांकि किंग जॉर्ज II ने काफी लंबा राज किया था, वो 1727 में गद्दी पे बैठ गए थे, तो आप समझिए 33 साल उन्होंने राज किया, पर उनकी मौत आखिरकार बाथरूम में जाके ही हुई। नंबर 3, ये बात है साल 1899 के जर्मनी की। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट जिनका नाम था ऑस्कर मिन्काउस्की, वो अपने एक कोवर्कर के साथ बहस में पड़ गए। बहस इस बात पे हो रही थी कि मिन्काउस्की कह रहे थे कि इंसान के शरीर में ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं जिनका यूज हमको नहीं पता, तो वो यूजलेस हैं। और जिस ऑर्गन की बात मिन्काउस्की कर रहे थे कि ये यूजलेस है, वो था पैनक्रियास। उनका जो साथी था वो कह रहा था नहीं, पैनक्रियास यूजलेस नहीं है, उनका काम होता है। अब मिन्काउस्की अपनी बात को लेकर अड़े हुए थे कि नहीं ये यूजलेस है। तो इस तरह से अपनी बात को प्रूव करने के बिल्कुल गुस्से में आके मिन्काउस्की ने क्या किया, उन्होंने अपने कुत्ते को लिया और उसकी सर्जरी कर दी और उसका पैनक्रियास निकाल लिया। फिर इन दोनों लोगों ने देखा, मिन्काउस्की और उनके दोस्त ने, कि कुत्ता ये मरा तो नहीं और ये नॉर्मल सब कुछ कर रहा है। पर उसके बाद एक दिन जब मिन्काउस्की अपने डॉग के साथ वॉक करने गए थे, तो मिन्काउस्की ने नोटिस किया कि जब ये डॉग टॉयलेट कर रहा है तो उसकी टॉयलेट के आसपास बहुत मक्खियां लग रही हैं। जब उसको टेस्ट किया तो पता चला कि उसके टॉयलेट में बहुत सारी शुगर है। तब फिर मिन्काउस्की को पता चला कि उनका कुत्ता डायबिटिक हो गया है पैनक्रियास निकालने के बाद। और तब इस बात को कनेक्ट किया गया कि अगर इंसान के शरीर से पैनक्रियास निकाल दिया जाए तो डायबिटिक हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियास एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो शुगर है उसके साथ डील करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। मिन्काउस्की के इस टॉयलेट वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से बाद में इस फील्ड में और रिसर्च हुई और पैनक्रियास और इंसुलिन की इंपॉर्टेंस इंसानों को समझ में आई। नंबर 4, अब हम बात करेंगे साल 1669 की। उस जमाने में एक जर्मन था जिसका नाम था हेनिंग ब्रांड। वो एक एल्केमिस्ट था, यानी वो इस कोशिश में लगा हुआ था कि एक नॉर्मल मेटल लिया जाए और उसको किसी तरह से गोल्ड यानी सोने में बदल दिया जाए। इसी वजह से वो फिलोसफर स्टोन यानी पारस पत्थर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि नॉर्मल मेटल्स को गोल्ड बना दिया जाए। और ऐसा भी कहते थे कि जिसके पास पारस पत्थर होता है वो इंसान अमर हो जाता है। तो हेनिंग ब्रांड ने देखा कि इंसान के जीवन में पानी की बहुत अहमियत होती है, और उसने ये भी नोटिस किया कि जब पानी इंसान के शरीर से गुजर के बाहर निकलता है जब, तो येलो रंग का हो जाता है। तो इसीलिए फिर हेनिंग ब्रांड ने डिसाइड किया कि मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। तो फिर उसने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और सब लोगों से मिलकर उसने उनकी टॉयलेट इकट्ठा करना शुरू किया। इस तरह से उसने 1500 गैलन टॉयलेट इकट्ठा की थी, ऐसा कहा जाता है। और उस टॉयलेट को लेके अब वो जाके अपनी लैब में गया और पूरी टॉयलेट को लेके वो बॉईल करने लगा। पहले बॉईल करता था, फिर उसको ठंडा करता था, फिर बॉईल करके फिर ठंडा करके, ऐसे डिस्टिलेशन उसने किया। और ऐसा बहुत बार करने के बाद, ऐसा गरम ठंडा करने के बाद जो फाइनली उसके पास प्रोडक्ट बचा वो एक व्हाइट रंग का बहुत चमकने वाला प्रोडक्ट था। तो उस समय हेनिंग ब्रांड को लगा कि यही पारस पत्थर का इंग्रेडिएंट है, इसी से पारस पत्थर बनेगा। बट वो एक्चुअली पारस पत्थर नहीं था, वो था फास्फोरस। आज हम सब जानते हैं कि फास्फोरस कितना इंपॉर्टेंट होता है इंसान के जीवन के लिए। फास्फोरस को यूज करके हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जिससे हमारी फसलें अच्छी होती हैं, हम पेस्टिसाइड बनाते हैं ताकि फसलों पे कीड़े ना लगे, हम जानवरों को खाना खिलाते हैं। बहुत सारी यूजेस हैं फास्फोरस के। और वो फास्फोरस जब इस बंदे ने बनाया था तो उसको लग रहा था कि उसको पारस पत्थर मिल गया। हालांकि उसको पारस पत्थर तो नहीं मिला, बट एक ऐसा एलिमेंट उसको टॉयलेट को एक्सपेरिमेंट करके मिला जिसको आज हम इतना वाइडली दुनिया भर में यूज करते हैं। नंबर 5, ये वाला एक्चुअली बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। ये बात है साल 1937 की। उस टाइम चाइना और जापान में काफी दुश्मनी चल रही थी, क्योंकि जापान ऑलरेडी 1937 के बहुत पहले चाइना को जो नॉर्दर्न रीजन है मंचूरिया का, उसको कब्जा कर चुका था। और जापान ही कोशिश कर रहा था कि उसको बाकी चाइना के ऊपर भी कब्जा करना है। तो जानबूझ के बार बार चाइना के सोल्जर्स को और वहां की सरकार को तंग करते थे, उंगली करते थे। तो अब 1937 में एक बार ऐसा हुआ कि जब जापानीज सोल्जर्स, उनके कुछ आर्मी के सोल्जर्स थे, वो वैनपिंग के एरिया के आसपास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज और ड्रिल कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के बारे में वहां के जो लोकल चाइनीज सोल्जर्स थे उनको पता था। बट अब जो जितने भी जापानीज सोल्जर्स यहाँ पे एक्सरसाइज करने गए थे उसमें से एक बंदे को टॉयलेट आई और वो बिना अपने साथियों को बताए वहां से निकल गया। और अपना जब काम करके वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके सारे साथी वापस जा चुके हैं। अच्छा, जब उसके साथी वापस पहुंचे और सब लोगों की काउंटिंग की तो देखा कि भैया एक बंदा तो मिसिंग है। तो फिर उनको लगा कि इस एक बंदे को चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया। अब यहां से जो जापानीज मिलिट्री थी वो तो ऑलरेडी एक रीजन ढूंढ ही रही थी
चाइनीज लोगों से लड़ने के लिए। तो जापानीज मिलिट्री के कुछ बंदे इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके चाइनीज लोगों से कहा कि तुमने हमारा बंदा पकड़ के रखा है, उसको छोड़ो, नहीं तो हम तुम पे हमला कर देंगे। अब चाइनीज लोगों ने कहा कि हमने किसी को नहीं पकड़ा है, पर बात आगे बढ़ी और फिर इसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको तो मार्को पोलो ब्रिज इंसिडेंट कहते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद चाइना और जापान में एक फिर से लड़ाई शुरू हो गई जिसको द सेकेंड साइनो जापानीज वॉर कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जुलाई 1937 में वर्ल्ड वॉर टू एशिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। हालांकि ऑफिशियली सब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है कि इस इंसिडेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6, आपने साइंस क्लास में स्कूल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जरूर सुना होगा और आपको पता भी होगा कि इसकी स्टोरी क्या है। अगर आपको नहीं पता तो ये देखिए, आर्किमिडीज एंशिएंट ग्रीस में एक मैथमेटिशियन था और एक बहुत ही जाना माना साइंटिस्ट था। ये बात है आज से 2000 साल से भी पहले की, बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम आर्किमिडीज का जो राजा था, किंग ऑफ साइराक्यूज, उसने आर्किमिडीज को बुलाया और बोला, देख भाई, मैंने अपने लिए एक बहुत ही सुनहरा गोल्ड का एक मुकुट बनवाया है, बट मुझे चेक करना है कि इस मुकुट में जो गोल्ड लगाया है सोनार ने, क्या वो एक्चुअली प्योर गोल्ड है कि उसने कुछ धांधली की है। तो तू किसी तरह से पता लगा कि ये गोल्ड ओरिजिनल है कि नहीं और किसी भी तरह से इस मुकुट के ऊपर कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो अब आर्किमिडीज परेशान हो गए कि भाई मैं ये राजा का मुकुट है, उसके सर पे रखा जाने वाला है और इसको मुझे किसी तरह से डैमेज नहीं करना है, कैसे मैं पता लगाऊं कि इसकी प्योरिटी है कि नहीं। तो तब ये सोचते सोचते जब आर्किमिडीज अपने बाथरूम में गया और वहां पे वो जब बाथ टब में बैठा तो उसने देखा कि जैसे मैं बाथ टब में बैठता हूं तो मेरे बैठने के बाद कुछ पानी साइड से गिरता है। और तब उसको ऐसे बत्ती जली उसके दिमाग की कि यार, जितना मैं बैठ रहा हूं, जितना मेरा वजन है, शायद उतना ही पानी इस बाथ टब से गिर रहा है। और तब उसको लगा कि इस टेक्निक को यूज करके वो पता लगा सकता है कि गोल्ड की जो प्योरिटी है वो पूरी तरह सही है कि नहीं, मतलब एक्चुअली इसमें जो मुकुट में जो गोल्ड यूज किया गया है वो सही ओरिजिनल गोल्ड है कि नहीं। जब ये रियलाइजेशन उसको हुआ तो वो भाई बाथ टब से निकल के भागा। उसने कपड़े भी नहीं पहने थे पर वो नंगा भागते हुए गया राजा के दरबार में और रास्ते में जाते थे वो चिल्ला रहा था, यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब होता है मुझे मिल गया, क्योंकि उसको ये एहसास, एक रियलाइजेशन हो गया था कि हाँ भाई, वो इस टेक्निक को यूज करके गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट कर सकता है। और इसी तरह से उसने ये जो दिमाग लगाया था, उसको जो इस समय एहसास हुआ था, उसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। हालांकि ये एग्जांपल टॉयलेट का नहीं है पर बाथरूम से रिलेटेड है। तो इस तरह से बाथरूम में बैठ के आर्किमिडीज ने इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जन्म दिया और उसी प्रिंसिपल को यूज करके आज हम दुनिया भर में बड़े बड़े जहाज, मतलब इतने लाखों किलो के जहाज हम समुद्रों में चलाते हैं। तो ये तो ऐसे कुछ कहानियां थी, कुछ इवेंट्स थे जिन्होंने बाथरूम से जो रिलेटेड हैं और जिन्होंने कैसे मानव इतिहास को बहुत इन्फ्लुएंस किया। पर उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं जो ऐसे ही बाथरूम और टॉयलेट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, साल 1500 से लेके 1700 तक ब्रिटेन के जो राजा थे उनके महल में एक नौकरी थी, एक पोजीशन थी जिसका नाम था ग्रूम ऑफ द स्टूल। इस बंदे का काम यह था कि जब राजा अपना काम निपटाने के लिए नंबर 2 नंबर 1 जो भी करने के लिए बाथरूम में जाएंगे, तो जब वो बाथरूम में है तो बाहर बैठ के ग्रूम ऑफ द स्टूल उनसे बातें करेगा। तो इस काम के लिए उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था, ग्रूम ऑफ द स्टूल। और एक्चुअली सुनने से बहुत ही मजाकिया लग रहा है, बट ग्रूम ऑफ द स्टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, क्योंकि वो बंदा तब राजा से बात कर रहा है जब राजा किसी और से भी डिस्टर्ब नहीं है और फुल अटेंशन एक तरह से राजा का उसको मिल रहा है। तो इसी वजह से ग्रूम ऑफ द स्टूल बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बंदा था एक तरह से पर्सनल लेवल पे राजा के लिए। दूसरा एक किस्सा है टॉयलेट बाथरूम से रिलेटेड, वो भी ब्रिटेन से ही कनेक्टेड है। तो ब्रिटेन में एक प्लम्बर, एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था थॉमस क्रैपर। इस बंदे ने टॉयलेट फ्लश से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें की जो आज भी मॉडर्न टॉयलेट्स में और फ्लशेस में यूज की जाती है, जैसे कि फ्लोटिंग बॉल कॉक, वो इस बंदे ने शुरुआत की थी उसकी। उसके अलावा पहले फ्लश टैंक के अंदर एस बेंड होता था, इसने यू बेंड शुरुआत की। तो इस तरह से प्लम्बिंग और फ्लश टैंक से रिलेटेड इसके पास कुछ पैटर्न्स थे, कुल मिला के 9 पैटर्न थे इस बंदे के पास। और उसके साथ साथ थॉमस क्रैपर के रॉयल महल के साथ, यानी उनके पैलेस में जितने भी टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, उनके जो प्लम्बिंग है उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस बंदे के पास थे। इनफैक्ट आज भी अगर आप लंदन में वेस्टमिंस्टर एबी जाएं तो वहां पे आपको कुछ मैन होल्स दिखेंगे, मतलब जमीन के अंदर जो होता है ना, गोल सा बना रहता है जहां पे नीचे सीवर रहता है, उस जो मैन होल का जो कवर है उस पे थॉमस क्रैपर आज भी लिखा है। तो बहुत लोगों के लिए एक छोटा सा, ये आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट
अट्रैक्शन बन जाता है वो थॉमस क्रैपर के मैनहोल कवर्स। और इस बंदे का नाम देखिए आप, ये बंदा फ्लश टैंक और प्लम्बिंग के बिजनेस में और टॉयलेट के बिजनेस में है, और इसका नाम क्या है? थॉमस क्रैपर। मतलब एक ऐसा बंदा जो टॉयलेट के बिजनेस में काम करता है, इससे अच्छा, इससे सटीक नाम हो नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।